हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम बात करते हैं इमिग्रेशन और करियर एडवाइस से रिलेटेड, स्पेशली वो लोग जो इंडिया से, पाकिस्तान से, आयरलैंड या किसी और यूरोपियन कंट्री में मूव होना चाहते हैं, आइदर एज अ स्टूडेंट, एस्पायरिंग स्टूडेंट या एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। हम उनको गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे गेस्ट को यहाँ पे बुलाया जाए जिनके एक्सपीरियंस से हम सीख सकें और वो कुछ गाइडेंस हमें ऐसी दे सकें जिनसे हम अपने करियर के लिए अपने डिसीजन मेकिंग है वो कर सकें। तो आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल और एक्सपीरियंस वाली पर्सनैलिटी बैठी हुई है, राघव, जो कि मेरे दोस्त भी हैं। तो राघव, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू माय हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू जवाद, इट वाज इंटेंस माय प्लेजर कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और आपके सारे व्यूअर्स को, सारे चैनल के विजिटर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड सलाम। No, thank you so much for coming. I know the work that you have been doing across the board. We watch your videos all the time on social media, especially Instagram and YouTube. So thank you so much for giving all the guidance to everybody. We have a lot of people from Pakistan as well who follow my channel, but they also follow your अच्छा, socials. बहुत बढ़िया। So जो मेरे चैनल की जो ऑडियंस है, बेसिकली वो सारे यंग प्रोफेशनल्स हैं या एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो करियर में अभी या तो स्टार्ट ले रहे हैं या फिर वो अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि उनको करियर किस में लेना है, तो उनको डिग्री कौन सी करनी चाहिए। तो उनके लिए आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे आयरलैंड में रहने का, और ओवरऑल आप यूएस में भी रह चुके हैं, तो ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत हैंडी है। तो वो हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि आपकी क्या गाइडेंस है उन यंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो जो लोग नहीं जानते हैं, राघव बेसिकली सीईओ हैं कैरियर आइलैंड के। इन्होंने पहले काफ़ी सारे टेक कंपनीज में और बिग फोर्स में काम किया, उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया पिछले कुछ साल पहले, और आइलैंड में अभी ये सीईओ हैं फॉर कैरियर आइलैंड, एंड ही हैज़ बीन प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। और एटलीस्ट 8 to 10,000 लोगों को इन्होंने मेंटरशिप ऑलरेडी आपने प्रोवाइड की हुई है, जी जी। विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और आई एम श्योर आपका जो एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है वो हमारे जो ऑडियंस है इस चैनल की उसके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है आज। एब्सोल्युटली, सारे मेरे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाई बहनों के लिए मैं जो भी मेरी नॉलेज है वो मैं डेफिनेटली आज शेयर करूंगा, और आपको उससे हो सकता है उसको डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी। जी, थैंक यू वेरी मच। तो इसमें बिफोर गोइंग इनटू आयरलैंड स्पेसिफिकली, और आयरलैंड क्यों आना चाहिए या कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लोगों के लिए हैं, मैं पहले अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि आपकी अपनी स्टोरी क्या थी, आप क्यों आयरलैंड आए। आई एम श्योर you have lived in US as well, you've worked in big tech, you have worked in big four, तो why Ireland for you? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे पर्सनल रीजंस थे, बट मेनली मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो ऐसा करियर, बिकॉज अल्टीमेटली सभी लोग जो भी आयरलैंड आना चाहते हैं या कहीं भी अपना विदेश में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपना करियर की प्रोग्रेशन देखना चाहते हैं कि उनकी करियर की क्या प्रोग्रेशन होगी। अगर आप यूएस का मार्केट देखोगे तो यूएस के मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सस्टेनेबिलिटी। आप वहाँ जाके, पहली बात तो यूएस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यूएस कनाडा आप वहाँ पे देखिए, और यूरोपियन कॉलेजेस की फ़ीस देखिए, तो फ़ीस में रात दिन का अंतर है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूएस में जो आती है और कनाडा में भी आती है, वो जॉब्स की प्रॉब्लम आती है कि आप वहाँ पे पढ़ाई भी करते हो, पढ़ाई करने के बाद आपकी जॉब्स के टाइम पे अगर आपको जॉब मिल भी रही होती है, तो भी वीज़ा पॉलिसी रातों रात ऐसी बदल जाती है कि आप जॉब लेकर भी जॉब नहीं कर सकते। अभी आपने ट्रंप की बात सुनी थी कि ट्रंप ने अपनी वीज़ा पॉलिसीज रातों रात चेंज कर दी, हालांकि वो ट्रैक बैक वापस हो गई, कोर्ट ने उसे चेंज कर दी, लेकिन वो चेंज कर दी। तो अनप्रडिक्टेबिलिटी, खासतौर पर जब आप 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए लगाते हो फीस के अंदर, उसके बाद अनप्रडिक्टेबिलिटी आप बेयर नहीं कर सकते हो। यूरोपियन मार्केट्स में आप ये देखोगे, फीस एक तो बहुत ही एडजस्टेबल है, जिसमें आप इन कंपैरिजन टू दोस अमेरिकन एंड कैनेडियन मार्केट, फीस काफ़ी सारी ठीक है। दूसरा, वहाँ पे जो मास्टर्स प्रोग्राम होता है वो तकरीबन 2 साल का होता है। यहाँ पे यही मास्टर्स प्रोग्राम 1 साल का होता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी काफ़ी कम आती है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को एक केवल करियर प्रोग्रेशन नहीं चाहिए होता, जिनको लाइफ चाहिए होती है, आप देखोगे कि यूरोप में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है। इतनी झाएँ-झाएँ, भाएँ-भाएँ जो यूएस वगैरह में होती है, इंडिया, पाकिस्तान में होती है, इतनी नहीं होती है। यहाँ पे लोग पर्सनल स्पेस को बहुत वो तवज्जो देते हैं। साढ़े 5-6 बजे तक कोई आपको कॉल नहीं करता है, ईज़ी रहता है, वीकेंड्स आपके अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको लाइफ, ज़िंदगी का पूरा एक एन्जॉय करना है, तो यूरोपियन लाइफ़स्टाइल में बहुत अच्छा सेट बैठता है वो, और आपको एक्सपीरियंस तो मिलता ही है। तो दैट्स द रीज़न आई वुड से दैट, अगर आपको करियर प्रोग्रेशन जाना है, और अगर यूरोप में अगर आपको मेनली जाना है, तो आप ये देखिए कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री केवल आयरलैंड ही बची हुई है। यूके बचा हुआ है, बट एवरीबॉडी नोज़ कि यूके की जॉब मार्केट की क्या हालत है। इट इज़ इस वर्स वक्त देन तो बहुत खराब है। इट इज़ वर्स देन एवर।
आप जर्मनी जाएंगे, अच्छा मार्केट है, बड़ा मार्केट है, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम्स रहती ही रहती है। पोर्चुगल जाएंगे, पोर्चुगल में तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अगर वो डच मार्केट देखेंगे, नेदरलैंड्स का मार्केट देखेंगे, वहाँ पे भी आपको डच की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी यूरोपियन मार्केट में ऐसी कोई कंट्रीज़ है नहीं। फ्रांस में जाओगे आप, क्राइम रेट एब्सोल्युटली हाई है। तो ले दे के आपके पास ऐसी कोई कंट्री बचती नहीं है जहाँ पे आप इंग्लिश बोल सकें और जहाँ पे आपका टेक जाइंट हो। अगर आप आयरलैंड आना चाहते हैं, आपका मकसद फाइनेंस, फार्मा और टेक्नोलॉजी है, तो आयरलैंड से बेहतर प्लेस यूरोप में नहीं होती है। और इसीलिए मैं तो क्या, बाकी सारे लोग भी यहीं पे इसीलिए आते हैं। हाँ, वो जो आपने इन अनसर्टेनिटी की बात की, यूएस में स्पेशली जब से आइस का जो जो उन्होंने शुरू किया, उसके बाद से इतनी अनसर्टेनिटी है, लोग वहाँ से वापस जा रहे हैं और लोगों को भेजा भी जा रहा है वैलिड वीज़ा होने के बावजूद, और वो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या पढ़ रहे हैं, और अगले दिन पता लगता है कि दे हैव टू गो बैक, दे आर बीइंग डिपोर्टेड। सो या देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कनाडा एवरीवेयर। में भी सेम चीज़ अभी होने लग गई है। अभी 1 महीने से आपने न्यूज़ पढ़ रही होगी, कनाडा में भी ये चीज़ें हो रही हैं, डिपोर्टेशंस हो रहे हैं, वीज़ा कैंसल्स हो रहे हैं, वीज़ा अप्रूवल्स देने में दिक्कत आ रही हैं। तो वो सारी चीज़ें इसी ट्रैक पे जा रही हैं अभी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब आए थे 10 ईयर्स पहले आयरलैंड, काफ़ी उस उससे भी ज़्यादा, हाँ। उस वक्त के आयरलैंड में और आज के आयरलैंड में क्या फ़र्क बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं बताऊंगा तो कई लोग शायद है? वो फील करने लग जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे टाइम पे जॉब की इतनी मारामारी नहीं थी। इजी गोइंग प्रोसेस था। मतलब अगर आप, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जब हम अप्लाई करते थे तो कई कई लिंक्डइन पे ऐसी जॉब्स आती थी, उसमें लिखा होता था less than 10 people हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। मतलब लाइफ इजी थी, आप अप्लाई करोगे तो आपको पता है कॉल आ जाएगा आपके पास। ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं था कि प्लेट में परोस के आती थी, लेकिन आप ठीक है डिसेंट तरीके करोगे आप आ जाएगी। दूसरी चीज़, वीज़ा की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं थी। वीज़ा मिल जाया करते थे, अगर आपको स्टैंप्स लेना है, कंपनीज भी वर्क परमिट दे दिया करती थी। और सबसे बड़ी बात, कंपटीशन इतना भयंकर नहीं था। आज आप देखोगे कि एक जॉब होती है, 1,000 लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। आज मुझे कोई बता रहा था कि राघव, मैंने ना 1,200 कंपनीज में अप्लाई कर दी हैं, अब तक एक इंटरव्यू कॉल नहीं आया है। ये बात ये जो हॉरर स्टोरीज थी वो हमारे टाइम पे नहीं हुआ करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, लास्ट 10-15 सालों में प्रॉब्लम ये आई है कि इकोनॉमी और जॉब मार्केट इतना बड़ा ग्रो नहीं हुआ है जितने जॉब सीकर्स आके ग्रो हो गए हैं। तो ये डिमांड सप्लाई का जो श्रिंकेज है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, मुझे कोई कुछ दिन पहले ही बता रहा था कि इस वक्त आयरलैंड में, डबलिन में एटलीस्ट 10,000 टेक वर्कर्स हैं जो कि ले ऑफ हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, और देर रोमिंग अराउंड ऑन द रोड विद सीवी इन देयर हैंड। और ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, ये एक्चुअली टेक वर्कर्स हैं, एक्स गूगल, एक्स मेटाज, एक्स टिकटॉक्स, ये लोग हैं। वेल, 10,000 का डेटा तो बहुत बड़ा डेटा है, मुझे नहीं पता कहाँ से आया ये, लेकिन ओवरऑल मैं ये तो कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी प्रोफाइल होते हुए भी जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है उनको जॉब नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जवाद, कि आपका टैलेंट है वो आपको जॉब दिला सकता है। ये नहीं होता है। आपकी कंसिस्टेंसी आपको जॉब दिलाती है। और बहुत सारे व्यूअर्स के साथ ये पर्सनली उन्होंने देखा होगा, बहुत सारे व्यूअर्स आपके वो होंगे जो आयरलैंड में ही रह के काम कर रहे हैं या सही बात आयरलैंड में देख के दिख रहे हैं। आप कभी उनसे पूछिएगा कि उनके बैच में जो लोग थे, जो लोग टॉपर्स थे, उनको जॉब मिली या फिर जो एवरेज थे उनको जॉब मिली। कई बार आपको ये सुनने में मिलेगा कि टॉपर्स टॉपर्स ही करते रह गए, और जो कि बहुत ही एवरेज टाइप ऑफ लोग थे उनको जॉब पहले मिल गई। तो आपके पास टैलेंट होना और आपके पास एक अच्छी डिग्री होना जॉब की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो ग्रिट है, जो आपकी कंसिस्टेंसी है, एक लंबे टाइम तक आप जॉब के पीछे कैसे पढ़ सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आयरलैंड की एक बहुत फेमस चीज़ है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वॉट यू नो, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हु यू नो। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो कि आपकी जॉब दिलाने में मदद कर सकता है, आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, आपके टैलेंट से ज़्यादा इस चीज़ को तरजीह दी जाती है। यहाँ पे एम्प्लॉयर्स ऐसे हायरिंग नहीं करते हैं कि मेरे पास अगर जॉब है, सॉरी, मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो मैं लिंक्डइन पे जाऊँगा, जॉब पोस्ट करूँगा। यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है। यहाँ का कल्चर ऐसा, अनलेस ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी तो ऐसे ही करेंगी। उनके पास तो, अब ट्विटर के पास भी जॉब्स नहीं है अभी तो 80% ले ऑफ्स हुआ है पिछले तीन लेकिन साल में। लेकिन बड़ी कंपनीज होती हैं वो ऐसे काम करती है जैसे अपन नॉर्मल देखते हैं, लेकिन आमतौर पे आइलैंड का छोटे मझोले कंपनीज का मार्केट है। तो ऐसा होता है कि अगर मान लो जैसे आयरलैंड में अगर किसी भी कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो अभी साउथ एशियन कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान में अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात होती नहीं है। लेकिन आयरलैंड में अगर आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो आप छोटी कंपनी नहीं हो, आप बड़ी कंपनी हो। ठीक है। तो जिसके पास 50-100 एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वो ये नहीं करते हैं कि लिंक्डइन पे जाके जॉब डालते हैं, वो सबसे पहले अपने ही इंटरनल लोगों से बोलते हैं आपके पास कोई प्रोफाइल है, आपके पास कोई प्रोफाइल है, और कोई अपने ही जान पहचान में जो लोग मिलते हैं उनको इंटरव्यू करते हैं और हायर करते ये हैं। बात। ये यहाँ का बहुत ही कॉमन कल्चर है।
अगर आप यहाँ पे इस मार्केट को टैप करते हो तो 70% ऑफ लोग टैप कर सकते हो। और जो आप 10,000 लोगों की बात कर रहे हो, मैं ये गारंटी देके कह सकता हूँ उन 10,000 लोगों में से 70% इमिग्रेंट्स होंगे। ये बात है, ये बात है। क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं, इसलिए नहीं कि लोगों को वो प्रेफरेंस देते हैं, वैसे देते भी हैं, ऐसी बात गलत नहीं है, लेकिन जो लोग होते हैं यहाँ सबको, आयरलैंड बहुत ही छोटा कंट्री है, यहाँ सबको जानते हैं। मैं जब ईवाई में था या दूसरी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में था, तो वहाँ पे जब भी मैं किसी क्लाइंट से मिलता था, तो वहाँ पे पता है क्या बात करते थे, वहाँ पे ये बात करते थे, अरे ये साथ में आया है आपके, अरे ये तो मेरे बुआ के चाची के ये बेटे का बात है। पड़ोसी, इसके पापा ने मुझे यहाँ पे पढ़ाया था। तो जो लोकल लोग होते हैं वो आपस में बड़े आराम से एक हम्म, दूसरे को जानते हैं किसी न किसी के थ्रू। तो उनकी जॉब्स भी वहीं पे निकलती हैं, और जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनको ये ट्रिक्स आती नहीं है, हम्म। इस कारण से उनको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। हाँ, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो जर्नी है उसमें आपने कब ये डिसाइड किया कि आपने अपना बिजनेस करना है, क्योंकि मुझे ऐसी भी क्यूरीज आती हैं अपने चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, जो कि लोग ये पूछ रहे होते हैं कि हम शायद जॉब करने नहीं आना चाहते, हम हमारे पास फंडिंग है, वी वांट टू कम एंड डू अ बिजनेस इन आइलैंड। तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है कि यूरोप में रह के अपना बिजनेस करना है, स्पेशली व्हेन यू केम फ्रॉम अ बिग फोर और टेक कंपनी, तो वो ट्रांजिशन कैसी थी और क्यों आपने की वो ट्रांजिशन? देखो, मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग थी, ठीक है, इसको दो हिस्सों में बताता हूँ। पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो यहाँ पे है नहीं और बिजनेस करना आना चाहते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री में हो, इंडिया, पाकिस्तान या कहीं भी किसी भी कंट्री में, और यहाँ पे आना चाहते हैं आप, तो आपको बिजनेस का एक स्टार्टअप इन्वेस्टर स्टेप अप प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू आप अपनी फंडिंग और अपना वो बिजनेस प्लान होता है वहाँ पे दे सकते हैं। अगर उनको आपका बिजनेस प्लान पसंद आता है और उनको उसमें मादा लगता है कि आप 5 से 10 जॉब्स क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे एकदम से नहीं, आने वाले 2-3 साल में, तो आपको वो इन्वेस्टर वीज़ा नहीं, ये स्टार्टअप वीज़ा कहते हैं उसे, वो वीज़ा देके आपको यहाँ बिजनेस करने के लिए बुला सकता है। बट कंडीशन उसकी ये होती है कि आपका जो बिजनेस होता है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई स्टोर नहीं हो सकता, कोई बार नहीं हो सकता, कोई रेस्टोरेंट नहीं हो सकता, कोई भी छोटी मोटी ऑनलाइन बेचने वाली चीज़ नहीं हो सकती। तो कोई भी ऐसा बिजनेस हो जो इनोवेटिव हो, जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई ज़रूरी हो। जैसे अब अगर हम स्टोर खोलने की बात करें, कोई अगर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो भी स्टोर तो खोल ही सकता है, उसमें कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हो जिसमें किसी भी तरह की एजुकेशन की ज़रूरत हो, पढ़ाई की या स्किल की ज़रूरत हो, तो उसके लिए आपको वीज़ा मिल सकता है। यहाँ तक भी नहीं, यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम हैं, जैसे न्यू फ्रंटियर्स हुए, एंटरप्राइज आइलैंड हुए, वो आपको फिर बिजनेस चलाने के लिए मेंटरशिप भी देंगे, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। मेंटरशिप भी देंगे, प्लेटफॉर्म भी देंगे, यहाँ तक कि कई सारे प्लेसेस पे आपको वो ऑफिस स्पेस भी देंगे फ्री ऑफ चार्ज। और उसके अलावा इसके ऊपर गवर्नमेंट की फंडिंग भी मिलेगी आपको। तो वो सारी चीज़ें होती हैं अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो। ठीक है, कोई गवर्नमेंट यहाँ पे जॉब क्रिएशन को बहुत फोकस देती है। अब अगर मैं अपनी बात पे आऊँ, तो मेरे साथ ऐसा था कि मैंने बिजनेस करने का कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैंने कर लिया एमबीए। सो आई एम ट्रिनिटी एमबीए एलुमनाई। तो मैं ट्रिनिटी में जब एमबीए कर रहा था, एमबीए इज़ ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। जब मैं एमबीए कर रहा था तब मुझे जाके पता चला कि देयर इज़ ऑलवेज हंटर्स वर्सेस फार्मर्स स्ट्रैटेजी। एक फार्मर होता है, एक हंटर होता है, दोनों के काम करने के तरीके में बहुत अंतर होता है। अगर आप अपनी कोई इजी लाइफ चाहते हैं, सुबह 9 बजे गए, 5:30 बजे आ गए, 6 बजे टीवी देखा, 8 बजे खाना खाया, 9 बजे नेटफ्लिक्स देखा और 10 बजे सो गए, फिर रूटीन किया, आपने पूरे वीकेंड एंजॉय किया, अगर आप इस टाइप के लोग हैं तो जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप इस तरह के लोग हैं जिसके अंदर लाइफ में केओस भरी पड़ी है, जिसको केओस बहुत अच्छी लगती है, जिसकी पर्सनल लाइफ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, जिसकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं, आपको घुमाने जाना है, या फिर कोई आपकी ऐसा है, आपके पास कोई पेट है, उसको आपको रोज़ या फिर कुछ करना है, तो आपकी अगर ऐसी लाइफ नहीं है और आप केओस भरी लाइफ ज़िंदगी जीना चाहते हो और आपको ये केओस अच्छा लगता है, बट इसके साथ केओस के साथ आपके पास पर्क्स भी अच्छे लगते हैं। पर्क्स मतलब आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो, अगर आपको इस तरह की लाइफ चाहिए कि आप किसी भी स्टोर में जा रहे हो, ऑलमोस्ट ऑल स्टोर्स एक्सेप्ट अ फ्यू, और वहां पे जाके आप बिना प्राइस टैग देखे अगर चीज़ों को सीधे बाय कर रहे हो और लास्ट में आप उसको बिल पे कर रहे हो और देख भी नहीं रहे हो कि बिल कितने का हुआ है, तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए चल जाएगी। लेकिन इसकी प्राइस आपको केओस से पे करनी पड़ेगी। तो इट्स ये एक वो वाली चीज़ है कि आप किस तरह की लाइफ प्रेफर करते हो। मैं शायद पहले वाली लाइफ इतनी मुझे को ठीक नहीं लगती थी। पीस मेरे लिए हमेशा केओस से कम वैल्यू करती है। तो जब मैं एमबीए करके आया तो मुझे लगा कि मेरे साथ के जितने भी लोग हैं सब इसी तरीके थे। एवरीवन वाज लाइकिंग chaos।
और सभी एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड थे। मेरा वहाँ पे एक प्रोजेक्ट हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक टर्न अराउंड टाइम मेरी लाइफ में तब आया जब मेरा एक खास दोस्त जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड था, उसको घर जाना पड़ा जस्ट बिकॉज उसको जॉब नहीं मिली। हम्म। एंड एट द सेम टाइम जब मैं अपना एमबीए फिनिश करके जा रहा था तो मेरे को 6-7 जॉब लग गई थी ऑलमोस्ट। और ये जान के मुझे बहुत डाउट हुआ कि इतना टैलेंटेड बंदा जो कि मुझे पढ़ाता था, मुझे समझाता था, उसको जॉब नहीं लग रही है, और मैं कम टैलेंटेड था फिर भी मेरी जॉब जॉब नहीं जॉबें लग गई उस टाइम पे। तो ये डिफरेंस क्या है? तब मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट व्हाट यू डिलीवर। जॉब मार्केट में आपके सारे व्यूअर्स को एक बार फिर से बोलूंगा, योर परसेप्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर रियलिटी। ये आपका नंबर वन चीज़ है जो आप दिलो दिमाग या जहन में उतार लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी चीज़, मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे ट्रिनिटी में, लॉरेंट, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। उन्होंने बोला था कि राघव, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो देन यू आर नॉट लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, यू आर द अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। आप लोगों को ये दिखाओगे कि आप उनकी अपॉर्चुनिटी हो तो वो आपको तुरंत हायर कर लेंगे। यही चीज़ मैंने अपने बिजनेस में लगाई एंड गॉड्स ग्रेस बिजनेस वॉज सक्सेस फ्रॉम डे वन। हम्म। बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत लोगों को जॉब मिली, बहुत तो का चीज़ों का लगा, और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही बोलूँगा लोगों की दुआएं साथ में रही और वो चीज़ Honey, क्लिक I've करा। I've heard all the good things about your business. Why did you choose this specific business then? So, okay, so after MBA, you wanted to do something, you wanted to be an entrepreneur, but why exactly Career Island? How did this idea come about? एक बहुत लंबे टाइम से मैं लोगों को यही बोलता आ रहा हूँ, आपको बिजनेस उसी चीज़ का करना चाहिए जिसको में आपको थरोली नॉलेज हो, जिसके अंदर आपको इन एंड आउट आपको पता हो, जिसके अंदर आपसे बेहतर वो चीज़ कोई भी नहीं करता। सचिन तेंदुलकर को या फिर इमरान खान को, इमरान खान तो पॉलिटिशियन बन गए, बट आई टेक विराट कोहली का एग्जांपल, उसको आप बैटिंग के अलावा कुछ भी काम करा दो तो शायद वो अच्छा नहीं करेगा, वो बैटिंग करता हुआ ठीक लगता है। बाबर आजम भी Mm, ठीक है। mm, उसी तरीके से जो काम मुझको आता था, मुझे यही आता था, मैं करियर में स्पेशलिस्ट हूँ, इमिग्रेशन में मेरे को बहुत नॉलेज है। तो ये दो चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए मैं हाईली कॉन्फिडेंट था। mm, और किसी भी मार्केट में अगर आप किसी चीज़, कोई हुनर आपके पास है और वो ऐसी चीज़ है जिसकी आपकी नॉलेज है और वो मैग्निफिसेंट नॉलेज है, आज मैं अगर कोई चीज़ को बात बोलता हूँ तो मैं उसके लिए गारंटीड होकर बताऊँ कि मैंने बोली है तो बात सही बोली होगी। mm. आयरलैंड जॉब मार्केट के बारे में अगर मैं कोई बात बोलूंगा तो मुझे 100% मुझे तय होगा कि मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो आपको जो चीज़ पता होती है आप उसी को डिलीवर करते हो। सेम चीज़ बिजनेस में होती है, आप वही चीज़ बेचते हो जो आपके पास होती है, जो आपके पास है ही नहीं वो आप कहाँ सेल करोगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोगों को क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या है देने के लिए जो लोगों के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। करियर एंड इमिग्रेशन आर माई स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज। तो पहले मैं आयरलैंड में करता था, अब नाउ वी आर लॉन्चिंग इट टू अदर 6 कंट्रीज। तो ये एक ऐसी रीज़न था कि मैंने इसको यहीं से शुरू किया। No, it's a very inspiring story. I think it will give a lot of hope to a lot of people. कि वो obviously student बन के यहाँ पे आते हैं, then they obviously have to look for a job to get a work permit, but eventually they can have their own business set up here as well. And because Ireland is still pretty much new compared to countries like UK, so I think there is still a lot of opportunities here. Irish job market की अगर हम बात करें तो आप जहाँ से देख रहे हैं, बिकॉज यू वर्क विद अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स, यू मेंटर देम, तो आपको जॉब मार्केट कैसी लगती है इस वक्त? क्योंकि मुझे जो फीडबैक मिलता है वो थोड़ा सा ये है कि नेगेटिव जा रही है इस वक्त, उतनी उतनी अच्छी नहीं है। देखो, दो तरह के जॉब मार्केट में दो तरह की जॉब्स होती हैं। आपके व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मसला है ये, कि आप अगर मान लो पाकिस्तान या इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप अगर आयरलैंड से अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का मसला अलग अलग होगा। एक तरह की जॉब्स होती हैं, इसको कहते हैं फोरकास्टेड जॉब्स, और एक जॉब्स होती हैं बैकफिल जॉब्स। जैसे मान लो आपने आज रिज़ाइन कर दिया, भगवान नहीं करे आप रिज़ाइन करो लेकिन अगर किसी ने रिज़ाइन कर दिया तो इनको, ट्विटर वालों को 1 महीने में आपका रिप्लेसमेंट आना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में कोई भी बंदा स्पॉन्सरशिप नहीं देगा, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका कहीं से भी हायर नहीं करेगा। जो भी लोकली अवेलेबल होगा, लेस टैलेंटेड होगा लेकिन टाइम पे आ रहा होगा तो उसको हायर कर लेंगे। ठीक है, ये होती है आपकी बैकफिल मार्केट। अभी जो मार्केट चल रहा है वो केवल बैकफिल मार्केट ही चल रहा है और दूसरा मार्केट नहीं चल रहा है। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि $5 बिलियन का इंटेल इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पे। तो इंटेल का इन्वेस्टमेंट अगले 3 सालों में शायद $5 बिलियन का होगा। तो $5 बिलियन में पता नहीं कितनी जॉब आएंगी, मेरे हिसाब से 300 जॉब्स आएंगी। सही है। ये जॉब्स कल तो खड़ी नहीं होंगी। तो जब भी ये जॉब्स आने वाले होंगे, ये उसके 9 महीने पहले, 10 महीने पहले या 1 साल पहले जॉब्स को रोल आउट करके
ये देखने की कोशिश करेंगे हमें पास लोकल टैलेंट मिलेगा या हमें बाहर से लाना पड़ेगा। तो ये जो फोरकास्टेड जॉब्स होंगी इसके लिए इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से भी आप अगर अवेलेबल हो तो इन जॉब्स के लिए वो लोग कंसिडर किए जा सकते हैं। और क्योंकि ये इंटेल एक टेक कंपनी है तो इसके जो स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज होंगे उसके लिए स्पॉन्सरशिप भी ये देंगे। तो इस तरह का हमें ये मसला देखना पड़ेगा कि कौन से लोग कौन सी कंपनीज हायर करें, किस तरह की हायरिंग है ये। और अगर आप किसी रिक्रूटर से बात कर रहे हो, वो आपको किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है, आप उससे पूछ भी सकते हैं कि ये फोरकास्टेड हायरिंग है या फिर ये बैकफिल हायरिंग है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए और ये बैकफिल हायरिंग है तो चांसेस कम है कि आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी इसके अंदर। और हायरिंग ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो कौन सी इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं इस वक्त अप ट्रेंड में हैं और कौन सी नेगेटिव ट्रेंड में हैं? देखो, इन टर्म्स ऑफ अगर हम बोलें कि जो ट्रेडिशनल मार्केट्स होते थे आयरलैंड के, टेक्नोलॉजी हुआ, फार्मा हुआ, फाइनेंस हुआ, टेक्नोलॉजी तो मैं देख रहा हूँ कि वो नीचे ही जा रहा है, क्योंकि एक तो एआई ने आके उनको ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही किया है। बहुत ज़्यादा इसमें जॉब लॉस हो रही है। और ख़ास तौर पे ये जॉब लॉस हो रही है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के अंदर, क्योंकि जितना भी इनोवेशन वगैरह हो रहा है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में ही हो रहा है। इनके पास R&D बजट्स बेहद ज़्यादा होते हैं, तो वो खूब R&D करते हैं। R&D के का रिजल्ट उनका ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स में निकलता है। सबसे पहले जो लोग रिडंडेंट बनते हैं वो यहीं पे बनते हैं। उसके बाद सर्विस बेस्ड कंपनीज में आते हैं टेक्नोलॉजी की। सर्विस बेस्ड कंपनी में थोड़ा सा बेनिफिट ये होता है कि उनके पास थोड़ा सा लीवे होता है, वहाँ पे इनोवेशन थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनीज यहाँ पे होती हैं। उसके बाद अगर मैं फाइनेंस कंपनी में बोलूँगा तो वहाँ पे भी थोड़ा स्लम आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इसके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट लेके खड़ा हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग की जॉब सबसे ज़्यादा गई है, क्योंकि ऑटोमेशन आ गया अब इसमें। ऑटोमेशन आ गया है, टूल्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि 10 लोगों का काम एक एक भी नहीं करेगा, 1 घंटे में 10 लोगों का काम हो सकता है। ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई है। इसके कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूँ कि आप कंस्ट्रक्शन में हो, सिविल में हो, आर्किटेक्चर में हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में हो, टेक्नोलॉजी में भी होगा लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, तो आपकी जॉब्स यहाँ पे ठीक रहेंगी। ये एक ऐसा एरिया है, सिविल और कंस्ट्रक्शन को हमने, कंस्ट्रक्शन तो एग्जैक्टली मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है, हम्म। तो इस एरियाज में आजकल जॉब ज़्यादा निकल रही है। और हेल्थ केयर को आप कैसे देखते हैं? हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इमेंसली ग्रो नहीं हो सकता और इमेंसली डाउन भी नहीं हो सकता। ये आपका मोस्टली स्टेगनेंट ही रहेगा, सेम ही चलता रहेगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स रात दिन बन नहीं सकते। लोग जितने बीमार पड़ते हैं या जिनको उनको हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए होती है वो रातों रात बदलती भी नहीं है, ठीक है। तो हेल्थ केयर एक ऐसा है कि एक एवरग्रीन सेक्टर है, हमेशा चलता रहेगा। लोगों की डिमांड और सप्लाई एग्जैक्टली सेम चलती रहेंगी, ना इसमें हम बहुत ज़्यादा बूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना इसमें हम नेगेटिव ग्रोथ तो डेफिनेटली नहीं हो सकती इसके। सही है। एक यंग स्टूडेंट है और उसको अपना कोर्स चूज करना है, फिर उसको यहाँ पे आके मूव होना है और परमानेंटली यहाँ पे काम करना है और यहाँ पे रहना है, तो उसके लिए आप कैसे, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कौन सा कोर्स लें? जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले तक वहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, कोर्सेज में ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन अब एज यू सेड कि डिजिटल मार्केटिंग परहैप्स इज द मोस्ट इफेक्टेड फील्ड इन ड्यू टू एआई। तो अब आप कोर्स सिलेक्शन को कैसे एडवाइस करते हैं अपने अपने देखिए, मेंटर्स को? आपने बहुत ही दर्द भरी नब्ज पे हाथ रख दिया है। 90% ऑफ लोग यहाँ पे आते हैं, उनको मिसगाइड किया कर दिया जाता है। अगर, और ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को तक ये बात पता चले। आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है कोर्स को लेके, कोई कोई एजुकेशन कंसल्टेंट आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इनके टाइप्स होते हैं कॉलेजेस वगैरह के साथ, और वो आपको उन कोर्सेज में ज़्यादा पुश करते हैं जिन कोर्सेज में उनके मार्जिन्स होते हैं, और यहाँ पे गेम पूरा बिगड़ जाता है। अगर आप कभी भी कोई, अगर आपका कोर्स सिलेक्शन गलत हो गया, एक बात आप आपके व्यूअर्स को फिर से बताना चाहता हूँ। एक बहुत फेमस टेंडेंसी होती है किसी भी वॉर की या किसी भी स्ट्रैटेजी की, कि आपके पहले मूव के पहले ही, जब आप पहला मूव करते हो उसके पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आपका रिजल्ट क्या निकलेगा। आपको पता नहीं होगा लेकिन डेस्टिनी को पता होता है कि आप पहले मूव के पहले पता होता है कि क्या होगा। आपका मूव एजुकेशन में ही गलत आ गया तो समझो, अगर आप टोक्यो जाने की फ्लाइट में पकड़े हो तो चाइना कभी नहीं पहुंच सकते आप। उसी तरह से आपने कोर्स गलत पकड़ लिया तो आपका करियर फिर बर्बाद ही होना है। कोर्स पकड़ने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा, गो बैक विद द रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। मान लीजिए आपने ये कोर्स कर लिया है, उसके ये कोर्स करने के, इसको कहते हैं हमारे एमबीए में एक फेमस चीज कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो आप बिगिन विद द एंड इन माइंड करो और ये देखो कि ये कोर्स मान लो मैंने कर लिया है, ये कोर्स करके मैं आज निकल गया हूँ, आज कौन सी कंपनीज मुझे इस कोर्स के साथ हायर कर रही हैं, उस सबसे पहले उस कंपनीज को ढूंढिए, उस कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखिए,
उनकी जो रिक्वायरमेंट निकलेगी उसको आप पहले मैच करिए अपने कोर्स के करिकुलम के साथ। देखिए कि ये करिकुलम उस रिक्वायरमेंट से मीट करता है या नहीं करता है। अगर वो करता है, एक टिक मार्क हो गया। फिर देखिए कि मेरा जो करंट एक्सपीरियंस है वो उस जॉब से मैच करता है या नहीं करता है। उसके बाद आप आगे देखिए कि उस रोल के लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं, क्या उस रोल में स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। उसके बाद आपको करना पड़ेगा फील्ड स्टडी। ये तो आपका जेनरिक स्टडी हो गया, अब आपको करना पड़ेगा फील्ड स्टडी। इस तरह के कोर्सेज जिसमें जो पास आउट होता है और जिसको जॉब मिली है जिसको नहीं मिली है, दोनों तरह के लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी। इसको हमारे एमबीए में कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, कि ऐसे एक आदमी से बात करो जिसको ये कोर्स करने के बाद जॉब मिल चुकी हो, ताकि वो अपनी सक्सेस बताए। ठीक है। उसके बाद ऐसे आदमी से बात करो जिसको जॉब नहीं मिली हो, वो आपके फेलियर बताएगा। तब आप एक बैलेंस्ड अप्रोच ले पाओगे कि ये आपके लिए है या नहीं है। कई लोगों को जॉब तुक्के से भी मिल जाती है। जिसको जॉब किस्मत से। जिसको जॉब मिल जाती है वो बोलता है सब बढ़िया है, जिसको नहीं मिलती है वो बोलता है सब बेकार है। जबकि ना सब कुछ बढ़िया होता है ना सब कुछ बेकार होता है, सब कुछ किसी के लिए बढ़िया और किसी के लिए बेकार होता है। तो ये आप फील्ड स्टडी करोगे तो आपको एक बेहतर आइडिया मिलेगा, फिर आप यहाँ पे आ जाइए। और आयरलैंड में एक तो कोर्स है, उसके बाद स्किल्स की अगर हम बात करें, बेशक इट्स कम्युनिकेशन स्किल और नेटवर्किंग स्किल्स में भी आपने कौन सी स्किल्स को सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते देखा है आयरलैंड में? देखिए मैंने केवल और केवल एक मतलब, मैं चाहता हूँ लोग मुझे गलत प्रूफ कर दें लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एजुकेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ये सतह तौर पे साफ तौर पे बता रहा हूँ, आयरिश एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एजुकेशन को इतनी वैल्यू नहीं करते हैं। और मैं इस बारे में एब्सोल्युटली क्लियर हूँ। आप एजुकेशन करके और बहुत अच्छी बात है, वो आपका दिमाग खोल देगा, वो आपको अच्छा नॉलेज भी देगा। लेकिन आयरिश एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपके एजुकेशन की बजाय आपके प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को फोकस करते हैं। और रही बात एजुकेशन की, तो वो इंडस्ट्री के सर्टिफिकेशंस को बहुत वैल्यू देते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपने अगर पीएमपी किया है या नहीं किया है, आप अगर क्लाउड इंजीनियर हैं आपने एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन किया है नहीं किया है, साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन किया है, आप एएमएल में है तो ए कैम सर्टिफिकेशन किया है नहीं किया, ये सब चीज़ें बहुत वैल्यूबल रहती हैं। तो अगर सक्सेस रेसिपी अगर आपको चाहिए किसी इंसान की, आप चाहते हो कि इंडिया या पाकिस्तान में बैठे बैठे उसको पता चल जाए कि मेरी यहाँ पे जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, तो मैं आपको एक रेसिपी दे देता हूँ। ठीक है। पहले चीज़ उसको ये देखिए उसका एक्सपीरियंस कितना है। 3 साल से कम एक्सपीरियंस है, आउट। ठीक है। 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आउट। इनफैक्ट 15 भी छोड़िए, 10-12 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको भी आप साइड पे कर सकते हो। ठीक है। 3 साल से लेकर 10 साल के लोगों की मैक्सिमम जॉब लगती है। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड आ जाता है। उसके बाद ये देखते हैं कि आपने अपनी स्किल में डिमॉन्स्ट्रेबल एक्सपीरियंस ऐसा किया है जो लोगों के लिए वैल्यूबल होगा क्या। अगर आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट दिखा सकते, यहाँ पे प्रोजेक्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस देते हैं। आपके सेल्स में तो प्रोजेक्ट नहीं होते हैं खैर, लेकिन जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उसमें प्रोजेक्ट्स की बहुत वैल्यू देती हैं। और आपके सेल्स में इंस्टेंसेस, डील्स या ऐसे कोई काम आपने ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव किया होगा उसको देखते हैं। ये आपके पास दिखाने के लिए है, एक चेरी ऑन द कैप हो गया। अब इसके बाद वो देखते हैं आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है या नहीं है। जब सर्टिफिकेशन भी हो जाता है तब देते हैं कि आपके पास किसी का रेफरेंस है या नहीं है। रेफरेंस ऐसा नहीं है कि रिज्यूमे में लिख दिया ये मेरा रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आज अब आपको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आज मेरी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट है और आपका कॉल ही आ गया मेरे पास और बोला कि राघव भाई ये बंदा है, मैंने इसके साथ काम किया है, बहुत अच्छा काम करता है, एक बार बात करके देखो। तो बहुत बड़ा चांस है कि मैं उससे बात करूंगा ही करूंगा। ये चीज़ यहाँ पे बहुत चलती है। ये चारों का कॉम्बिनेशन जब होता है आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक सक्सेस रेसिपी है जो मेरे हर मेंटीज के साथ जिसको भी हमने करी है उसको ट्राई करी है, और जिसके साथ ये चारों फैक्टर्स हो गए उसकी हमेशा जॉब। और बिग टेक में स्पेशली हमारे पास तो ये रेफरल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है एचआर की तरफ से। वो ये कि आप रेफर करते हैं अपने लोगों को जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आपने काम किया होता है, तो वो एक लेजिट तरीका भी होता है। वो ऑब्वियसली एक वो दूसरा तरीका है कि आप किसी को कॉल करके बोलो कि ये अच्छी रिसोर्स है, लेकिन एक ऑफिशियल तरीका भी एचआर में है, स्पेशली इन बिग टेक और बिग फोर में। अब जो उसमें कि ये होता है जवाद भाई कि अगर आप दो तरह के रेफरल्स होते हैं, एक होता है ऑनलाइन रेफरल्स और एक होता है पर्सनल रेफरल्स। बिग टेक कंपनी में जहाँ हज़ारों हज़ार काम करते हैं, एक ही जॉब के लिए 100-200 रेफरल्स भी आ जाते हैं। उस रेफरल्स में पर्सन टच देना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑनलाइन रेफरल्स काम करते हैं, कई बार काम नहीं भी करते हैं, लेकिन असली काम जो होता है वो पर्सनल रेफरल करता है। लेकिन बिग टेक कंपनी में पर्सनल रेफरल्स ज़्यादा काम नहीं कर पाते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये पर्सन रेफरल्स यूजुअली छोटी मझोली कंपनीज होती हैं, अप टू 100-200 पीपल,
यहाँ पे बहुत अच्छे असरदार तरीके से काम कर। जॉब मार्केट से रिलेटेड अगर हम बात करें कि सैलरी एक्सपेक्टेशंस फ्रेश ग्रेजुएट की क्या होनी चाहिए, 2 साल के बाद उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, 5 साल के बाद क्या एक्सपेक्टेशन होनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड तरीके से इसमें पता चलेगा अभी, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हो सकता है आपको वो 50-60 यूरोज 1000 यूरोज दे दें, 60,000 यूरोज भी दे दें, अगर आप अंडर 2 ईयर्स ऐसा कुछ हो। आमतौर पे अगर हम ग्रेजुएट रोल्स की बात कर रहे हैं, ग्रेजुएट एक प्रोग्राम होता है जिसमें फ्रेशर्स ही आता है, आमतौर पे उस ग्रेजुएट रोल्स की सैलरी इन एन एवरेज 36 से लेके 45 के बीच में होती है। ठीक है। बिग टेक कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो 60,000 यूरोज भी दे सकती हैं। आमतौर पे ऐसे देखा जाता है कि अगर आप 100,000 यूरोज से ऊपर कमाते हैं तो वो एक क्रीमी लेयर मानी जाती है। ओवरऑल आयरलैंड का अगर एवरेज सैलरी देखें फॉर द स्किल्ड वर्कर, इट विल कम आउट टू बी 50,000 यूरोज। ठीक है। लेकिन अगर आप बिग फोर कंपनीज में हैं और 5 से 10 साल के बीच का एक्सपीरियंस है, तो रफली आपको 65 to 95 के बीच का आपको सैलरी, 65 to 85 मान लो आप, इतना आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो और 5-7 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है, तो आपको 100K से ऊपर आपको सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, छोटी कंपनी में हो सकता है आपकी सैलरी कम हो। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी कंपनी में हो, फार्मा कंपनी में हो, 5+ साल का एक्सपीरियंस है, तो ऑन एन एवरेज मोटा मोटा अगर पकड़ लें तो 60 से 85 के बीच में आप एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हो। और ये जो 60 से 85 की रेंज है, ये यू थिंक इज गुड इनफ फॉर समबडी टू मूव आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम मे बी इंडिया और पाकिस्तान वेयर दे आर एक्चुअली डूइंग वेल, लेट्स से? दैट डिपेंड्स कि आप इंडिया पाकिस्तान में आपकी क्या सैलरियाँ रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे होता यह है कि अगर आप डिफरेंस देखोगे, किसी का 70K का है और किसी का 100K का पैकेज है, 30,000 का डिफरेंस आ गया। लेकिन जो आपका टेक होम होगा इसके अंदर, वो मेरे ख्याल से टेक होम कितने का होगा, एक महीने का 800 यूरो का ही हाँ, टेक होम ये तो डिफरेंस होगा। दुखती रह गया। ठीक है। तो मतलब आप जितना ऊपर जा रहे हो उतना आप सैलरी टेक होम नहीं ले रहे हो। हम्म, हम्म, टेंशन उतनी ज़्यादा हो सकता है आप ले लो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं लोगे आप। इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो इसके अंदर। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप दोनों वर्किंग क्लास हो, आप और आपके पार्टनर दोनों वर्किंग क्लास हो और दोनों 70K ईच कर रहे हैं, तो यू कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। हम्म। आयरलैंड में मैंने ऐसे कपल्स बेहद कम देखे हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान में चलन होता है कि एक हस्बैंड कमा रहा है या फिर वाइफ कमा रही है, एक घर देख रहा है और एक बाहर देख रहा है। यहाँ पे ये मोस्टली दोनों काम कर रहे यहाँ हैं, पे ये ये चीज़ बात संभव नहीं है। बात- आयरलैंड इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मार्केट। तो आपको दोनों ही इंडिविजुअल्स को काम करना होगा, और दोनों 65-70 अगर कमा रहे हैं तो आई वुड से दैट दोनों का घर बहुत अच्छा चल जाएगा। सही। और इसी से रिलेटेड हाउसिंग क्राइसिस, अगर सेवन लेट से दो हैं और 65 85 दोनों कमा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वाइज विल दे बी ओके इन दिस मेरे हाउसिंग? मेरे हिसाब से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर दो इंडिविजुअल हैं, साथ में रह रहे हैं, 65-70K की सैलरी है, पूरे साल का वो 140K या के आसपास कमा रहे हैं, तो दे विल डेफिनेटली लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। उनके किड्स भी होंगे तो दे विल ऑल्सो लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, बिकॉज आपके मेजोरिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे घर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये सब आपके शेयर हो जाएंगे। तो आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि एक पार्टनर होता है, वो यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस, मतलब या तो करते तो दोनों शेयर ही हैं, लेकिन मोटा मोटा देखें, एक की सैलरी पूरे एक्सपेंसेस और घर चलाने में जाती है, एक की सैलरी एक तरह से पूरी सेविंग्स में जाती है। तो एक जना सेविंग करता है, एक जना घर चलाता है, तो इट गोज वेल। और आप कैसे देखते हैं हाउसिंग क्राइसिस को? आपकी क्या रीडिंग है? ऑब्वियसली कमिंग 10 years बिफोर, नाउ यू हैव दिस सिचुएशन वेयर। देखो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि 330,000 यूरोज, 330,000 मकान डिलीवर करने का इनका प्रॉमिस था अप टू 2030। इसमें से अभी तक तो शायद उनका टारगेट पूरी तरह से मीट हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो घर नए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट हाउसिंग क्राइसिस ये चलता ही रहेगा। हाउसिंग क्राइसिस चलता ही रहेगा, ये मैं कभी अंत होने का चीज़ देख नहीं रहा हूँ। इससे ये हो रहा है कि डबलिन है, डबलिन में जिसको नहीं पता है उनको बता दूं, रफली 35%, 35% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ आयरलैंड लिव्स इन ओनली वन सिटी, दैट इज डबलिन। या ठीक है। तो डबलिन जिस तरह से फैल रहा है, एक टाइम ऐसा था, मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 10-15 साल पुरानी बात, क्लॉन्डाल्किन का नाम मैंने सुना ही नहीं था, कोई जाता ही नहीं था। लूकन के बारे में ऐसा बोलते थे, अरे वो तो लूकन रहता है। लूकन मतलब आउट ऑफ द वे, डबलिन में तो मानते ही नहीं थे उसे। आज लूकन में देखो, मकान नहीं मिल रहा है आपको। तो हाउसिंग क्राइसिस ये चलता रहेगा। और इसके पीछे एक कसर ये भी है कि जितने भी लोग बाहर से आते हैं,
उनको कोशिश ये रहती है कि वो यहाँ पे एक मकान ले लें ताकि खुद के घर में रह सकें वो। इस कारण से प्राइसेस होती हैं वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट भी होती हैं। क्योंकि एक तौर पे एक कल्चरल एस्पेक्ट भी देखेंगे कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप लोन लेके मकान लेते हो, लेकिन लेते ज़रूर हो, क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट चाहिए कि भाई हमें किराए के मकान में नहीं रहना, हमें खुद के मकान में रहना है। तो इस कारण से प्रेशर बढ़ता है। अभी आपने देखा होगा कि एक एक जगह हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च हुई, लोग 3 बजे से लाइन लगा के खड़े ये हैं बात है, ये कि बात वो लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। अगर आप मतलब 140K की आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हो हस्बैंड वाइफ, तो आपको 4.5 टाइम्स मिलता है तकरीबन। तो कितना हो गया, 14 4 तकरीबन 5.5 6 लाख यूरो के आसपास आपको लोन मिल जाएगा। इतने पैसे आपके पास हैं तो आप मकान पहले ही ले लोगे। प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही फुली बुक्ड हो जाता है, उसके फुली बाद बुक वो रहता है, कंप्लीट करते हैं उसे। उसके बाद वो कंप्लीट करते हैं। तो हाउसिंग क्राइसिस मुझे लग नहीं रहा है कि ये आने वाले टाइम में कम होने वाला है। मैं आपको सही बताऊं, जब मैं मकान ले रहा था तो मुझे बोला गया यार 2016 में ये ईज आउट होगा, फिर बोला 2017 में ईज आउट होगा, फिर 2019 में, फिर 2020 में, फिर 2021 में। मैंने कहा अब तो नहीं रहूँगा। और आप जो नए लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं उनको कैसे एडवाइस करते हैं कि वो अपनी एकोमोडेशन को कैसे मैनेज करें, कैसे लें? क्योंकि ऑब्वियसली रेंटल मार्केट भी तो डाउन है या ओवर ओवर ऑक्यूपाइड है बेसिकली। क्या देखो एडवाइस होती है आपकी? देखो मेरी एडवाइस पहले, सबसे पहले ये होती है कि रेंटल में जितने स्कैम होते हैं उतने कहीं पे भी नहीं होते हम्म, हैं। हम्म, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और अगर आप अपनी मकान देखने की कंडीशन में नहीं हैं, तो आप अपने दोस्त रिश्तेदार या किसी को बोले कि वो खुद जाके मकान मालिक से बात हम्म, करें। हम्म, फ़ोन पे नहीं करें, जाके ऑन साइट पे जाके देखें, उन पे उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पेपर्स वगैरह देखें, और अगर कोई एजेंट है तो पीआरएस से नंबर उनसे मांग लें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप रेंटल पे आ रहे हैं तो आप इस चीज़ की असली से कोशिश करें कि कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे अननेसेसरी कंपटीशन है। आप सिटी सेंटर में मकान लेने जाएंगे, 30 मकान भी देखोगे तो हो सकता है आपको नहीं मिले। इसकी बजाय आप क्लोंडाल के में मकान देखोगे, या फिर ऐसे एरियाज में मकान देखोगे जो बहुत ज़्यादा अनसिक्योर भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा उस वहाँ कंपटीशन भी नहीं है। तो ऐसी जगह आप वहाँ जाके वहाँ पे आप पहले वहाँ ट्राई कीजिए, ताकि आपको कंफर्टेबली मकान मिल जाए। वरना आप Dublin 2, Dublin 4, Dublin 6, Dublin 8 में करेंगे तो ये जो ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग इंटरनेट में मेरे बोलता है कि हम्म, आप यहीं पे रहिए, हम्म, वो पुराना लिखा हुआ है सारा। हम्म, वहीं पे कोशिश करेंगे तो आप बहुत टफ मिलेगा आपको चांसेस वहाँ पे, क्योंकि सब लोग वहीं पे जाता हम्म, है। तो वहाँ पे मिलने की चांसेस आपको कम रहेंगे। आप डबलिन से थोड़ा सा हट के आगे की तरफ जाके आप मकान ढूंढने की कोशिश करें, वहाँ पे आपको मिल सकता है। जैसे हम्म, अभी मैं आपको बताऊँ, ब्लैंचर्सटाउन, ओंगर, यहाँ पे आप मकान ढूंढने की कोशिश करो, मिल जाएगा आपको। हम्म, बस ये बात अलग है कि वो दूर बहुत है। दूर। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो आप डबलिन के आसपास के इलाकों में देखो और बहुत मेहनत करो, 30 40 व्यूइंग करो तब जाके कुछ मिले, या फिर आप थोड़ा सा दूर जाओ और वहाँ जाके आप कंफर्टेबली रहो। वहाँ पे अच्छी बात यह है कि मकान नए भी बने हुए हैं और अच्छे भी हैं। ट्रैवल टाइम आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट यू कैन लिव कंफर्टेबली ओवर देयर। No, that's a very good advice. Basically, to wind up the discussion, एक प्रोफेशनल है, given the situation of the renewals as well, हम्म प्रोफेशनल है, जॉब नहीं मिल रही, हम्म लेट्स से ग्रेजुएट हुए हैं अभी और जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही, क्या एडवाइस होती है आपकी? क्या कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, किया जा सकता है उस सिचुएशन में? देखो, जॉब नहीं मिलना एक माइंडसेट इशू है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आपको जॉब नहीं मिलती है और आपको ये पता चलता है, आप पे प्रेशर होता है लोन का, आपके प्रेशर होता है आपके बैक इन द फैमिली इन द You होम might have to कंट्री go का। back and हाँ, और आप बहुत ज़्यादा पैसे लगा के आए होते हो। कई लोग इस तरह के पैसे अपने पेरेंट्स की पेंशन के पैसे लगा के आए हुए होते हैं। कई लोगों पे लोन चल रहे होते हैं। फिर उनको पता चलता है स्किल्स की वैल्यू नहीं है, वीज़ा परमिशंस आ नहीं रही हैं। ये उनको मेंटली बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। जिस मोमेंट पे, जैसे मैं कहता हूँ ना, कि जॉब के लिए आपके स्किल सेट से ज़्यादा आपकी माइंड सेट की ज़रूरत होती है। वो मेरे से मेरी माँ कहती है कि मान लिया तो हारोगे और ठान लिया तो जीतोगे। हम्म, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि जो करना है वो करना ही है, हर कीमत पे, हर हालत पे। ईदर यू कुड बी मेंटली स्ट्रांग और यू कुड बी स्ट्रांगली मेंटल। हम्म, इस चीज़ के अंदर आपको दो तीन चीज़ें करनी होंगी दैट इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। अगर आप फंस गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू नीड टू क्राई फॉर हेल्प। कई बार ये होता है कि हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं और हम चलते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि ये इंडस्ट्री, ये जॉब, ये मार्केट आपके लिए नहीं है। और दूसरी बात, हमें एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा करना है। एक रोल नहीं बैठ रहा है, आपने उसको इनफ कोशिश करी है, यहाँ नहीं बैठा है, बैकअप क्या है आपका। जैसे आज मैं एक प्रोफाइल से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि मुझे अकाउंट मैनेजमेंट में जाना है, सेल्स रिलेटेड प्रोफाइल में ही, लेकिन एक्सपीरियंस उनको उतना नहीं था। तो मैंने उनको यही बात बोली कि आप स्पेसिफिक चीज़ों में जाओ, जनरलाइजेशन में आपको जॉब नहीं मिलेगी। स्पेसिफिक
क्लासिफिकेशन में जाओ, अकाउंट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव, अगर उसमें भी नहीं हो रहा है तो आप देखो कि एस डी आर बी डी आर रूल्स पे जा रहे हो। एस डी आर बी डी आर किस में जा रहे हो, प्रोडक्ट बेस में जा रहे हो, सर्विस बेस में जा रहे हो, टेक सेल्स में जा रहे हो, नॉन टेक सेल्स में जा रहे हो। इन सब के लिए अलग अलग प्रपोजिशंस और अलग अलग सीवी बनाइए, एंड देन फोकस्ड सर्च कीजिए और कंसिस्टेंट सर्च कीजिए। जैसे मैं जब जॉब ढूंढता था तो मैंने एक रूल बना रखा था कि जिस भी दिन मैं ब्रश करूंगा उस दिन मैं जॉब अप्लाई करूंगा, संडे हो, मंडे हो, क्रिसमस डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, काम करना है तो करना है। कंसिस्टेंसी बना के रखिए, ज़्यादा से लोगों से मिलिए। ये एक ऐसी चीज़ है, नेटवर्किंग इज़ द मिडनाइट ऑयल हियर, कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपकी नेटवर्किंग बनेगी, कोई ना कोई आपको जॉब ऑफर कर सकता है। ये चीज़ों को आप कंसिस्टेंसी मतलब जॉब में ऐसी होती है कि आप एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से, ये अलग अलग तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम्म। बिकॉज इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग्स एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। सो अगर आप एक ही चीज़ अलग अलग तरीकों से करते रहोगे और बार बार करते रहोगे, समथिंग एंड समवेयर इट विल एंड अप इन अ गुड रिजल्ट। तो ये आप करते रहिए एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू। और 100 लोग आते हैं तो उसमें 30-40 को ही जॉब मिलेगी, बाकी 60 को नहीं मिलेगी, आप इसको मान लीजिए। सब लोगों को जॉब मिल ही नहीं सकती है, मार्केट ऐसा है ही नहीं। अब टॉप 30-40 में कौन आएगा ये उस पर डिपेंड करेगा कि हु रन्स फास्टर। तो तेज तो आपको भागना ही पड़ेगा। वेरी गुड एडवाइस। इन द एंड अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है पूरे यूरोप में, हर जगह ही है, यूरोप से बाहर भी है। उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं, गिवन इन द सिचुएशन दैट यू आर इन, वेयर यू आर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग टू मूव इन टू आयरलैंड? आप कैसे रीड करते हैं उसका फ्यूचर, या अभी जो करंट सिचुएशन है, आप क्या एडवाइस करते हैं लोगों को? देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली लोगों को ये एडवाइस करता हूँ इस बारे में कि एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट क्यों है। लोगों को पहली बात तो ये चीज़ फील आ रही है कि बाहर से लोग आ रहे हैं और इनकी जॉब्स ले रहे हैं। ठीक है, कुछ हद तक ये सही है, कुछ हद तक ये बेहद गलत है, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो जॉब्स कर रहे हैं जो यहाँ पे लोकली करने वाले लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हमें वो कंट्रोल करना भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है कि अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो यूरोप में और एशियन कंट्रीज़ में कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आपको यहाँ का कल्चर ही पता नहीं है तो लोग आपको यहाँ पे पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे एक चीज़ आपने देखी होगी कि बहुत सारी जगह पे लोग बहुत ही कर्टियस होते हैं। आप अगर इंडिया पाकिस्तान में आप अनजाने लोगों से मिलते हो, आप उनको हेलो हाय कैसे हो ये तो बोलोगे नहीं आप कभी भी। हम्म। लेकिन यहाँ पे आप डबलिन में तो फिर भी कम होता है, डबलिन के बाहर किसी काउंटी में जाओगे, आप अनजाने लोगों को मिलोगे, आपको हाय हेलो सब बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ कल्चरल नॉर्म्स होते हैं जो लोग यहाँ पे मानते ही मानते हैं। अगर आप कल्चरल नॉर्म, जैसे आप ये देखो कि इंडिया में या पाकिस्तान में आप कभी बस से उतरते हो, कभी ड्राइवर को थैंक यू बोला है आपने? नहीं बोला है। ड्राइवर को थैंक यू बोलोगे, बोलेगा क्यों बोल रहे हो भाई, चाहिए क्या आपको? वही। यहाँ पे आप बस से उतर रहे हो, आपने ड्राइवर को थैंक यू बोलोगे तो ड्राइवर भी खुश होगा, और एक कल्चर है जो लोग करते ही करते हैं यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे कल्चर्स हैं जो बाहर के लोग नहीं समझ पाते। मुझे लगता है कि यहाँ पे रहने के लिए लोगों को एक कल्चरल ट्रेनिंग होना बेहद ज़रूरी है। तो ये सब, इससे लोगों को एक इंटीग्रेशन में मदद मिलती है। लोग एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट इसलिए बोलते हैं यहाँ पे क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को लगता था कि 800 साल ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इन पर राज किया है। उसके बाद अब उनको लगता है कि दीज आर गेटिंग आउट नंबर्ड। अपने ही कंट्री में इनको लगता है कि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हम आउट नंबर हो जाएंगे। तो ये अपने लोगों को बचाने के लिए बोलते हैं आयरलैंड इज़ फुल। और इसी कारण से ये इनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा लोगों को नहीं आना चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि जब उनको पता चलेगा कि हम बहुत कल्चरली इनसे असिमिलेटेड हैं तो शायद ये जो फीलिंग है ये चीज़ कम होगी। तो मैं लोगों को यही बोलूँगा कि आप कल्चर्स को सबसे पहले समझिए। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, That's right. पहला मेरे आइलैंड का पहला दिन ऐसा था कि मैं कॉलेज जा रहा था, मेरी साइकिल ख़राब हो गई। अब यकीन मानिए क्या होगा, एक आयरिश आदमी आया, उसने मुझसे पूछा लैड व्हाट हैज़ हैपेंड। मैंने कहा मेरी साइकिल ब्रोक डाउन हो गई है। वो कहीं और जा रहा था, उसने अपने ट्रंक खोला, मेरी साइकिल को एडजस्ट करी और मुझे ट्रिनिटी तक छोड़ के आया और बोला यू आर अ गेस्ट हियर, पहला दिन है आराम से जाओ। मैं शर्तियाँ लगा के कह सकता हूँ दिल्ली में कोई नहीं करने वाला था। कोई होता मेरी साइकिल लेके चला जाता, वो साइकिल ट्रंक में डाल के। लेके ही चला जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको, यहाँ से हो सकता है आपके पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ हो यही जाती। होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे छोड़ के आया है वो। तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर इस तरह के अगर आप काम करोगे तो ये लोग आपको अपनाएंगे, बिल्कुल अपनाएंगे। मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ मेरे दूर दूर तक सिर्फ आरिश लोग रहते हैं। और यकीन मानिए जब मैंने पहली बार मकान में शिफ्ट किया था, 8 से 10 पड़ोसी मेरे पास आए। कोई गुलाब लेकर आया, कोई कार्ड लेकर आया।
मैं इंडिया क्या यूएस में भी था, आज तक किसी ने मुझे हम्म, ऐसा हम्म, स्वागत नहीं किया। हम्म। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही आप कल्चरल नॉर्म समझोगे तो लोग आपको डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस, इंटीग्रेशन इसकी। अगर लोगों को, मेरे व्यूअर्स को आपको कांटेक्ट करना हो टू गेट फर्दर एडवाइस, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप मेरे नाम को इंस्टाग्राम पे या गूगल पे सर्च कर लें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे अगर मैसेज करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रीच आउट कर करूँगा। और वो मैं वो एक ईजीएस्ट तरीका है। और मैं आपके लिंक्स भी अपनी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दूंगा बिल्कुल और बिल्कुल। टैग भी कर दूंगा, तो पीपल कैन फाइंड यू। कैरियर आइलेट की सर्विसेज के बारे में अगर आप बताना चाहें कुछ, के क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं उसमें? करियर आइलैंड प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ सर्विसेज। उसमें एक चीज़ है हमारा करियर मेंटरशिप। अगर आपको जॉब में दिक्कत आ रही है, तो जॉब में दिक्कत आती है जब आपको समझ नहीं आता कौन सा करियर लेना चाहिए, या फिर आपने सोच लिया है करियर लेना चाहिए लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं, या फिर कॉल्स आ रहे हैं लेकिन आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। इस चीज़ में हम स्पेशलाइज करते हैं। आपकी कॉल्स क्यों नहीं आ रही हैं, कैसे आएंगी कॉल्स, इंटरव्यू में फेल हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, और अगर आपका करियर समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे हम आपकी हेल्प करते हैं कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, सीवी में क्या गलत है, क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए, और इंटरव्यू को पास कैसे करना है। ये चीज़ हमारी, हम उसको हेल्प करते हैं। दूसरा, हम इमिग्रेशन में हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ आपको अगर वर्क परमिट्स लगाने हैं या फिर आपको वीज़ा लगाना है तो इमिग्रेशन या फिर सिटीजनशिप लगानी है, तो वो जो भी चीज़ करनी है वो हम उसमें हेल्प करते हैं। तीसरा, अगर आपको ट्रेनिंग्स चाहिए होती हैं बिजनेस एनालिटिक्स की, डेटा एनालिस्ट की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो वो ट्रेनिंग्स देते हैं। तो बेसिकली करियर और इमिग्रेशन रिलेटेड चीज़ होती है। अगर आपको कोई तकलीफ हो इसमें तो आप डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हैं। सही है। आपकी फाइनल एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए जो आयरलैंड आना चाहते हैं या यूरोप आना चाहते हैं? मेरी फाइनल एडवाइस मैं सब लोगों को एक ही बात बोलूँगा कि सबसे पहले आप समझिए कि आप किस चीज़ के लिए बने हुए हो। अगर आपको लगता है कि आप एक आँख बंद करके पैर ना रखें आप बिल्कुल भी, ठीक है? इस चीज़ को समझें, कई बार रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्की प्रपोज़िशन होता है। कुछ चीज़ों में आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों में आपको रिस्क अवॉइड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये मार्केट आपके लिए है या नहीं है। आप अपने 20,000 यूरोज़ यहाँ पे लगा रहे हो तो उसके पहले कम से कम 20 बार आप इसको ड्यू डिलिजेंस कीजिए, ये मार्केट आपका है या नहीं है। और एजुकेशन कंसल्टेंट या किसी पेड कंसल्टेंट से बात करने की बजाय आप वहाँ के लोकल आदमी से बात कीजिए और ये देखिए कि आपके लिए फिट मार्केट है, उसके बाद यहाँ पे आइए। और यहाँ पे आने के बाद कोई तकलीफ होती है तो जवाद भाई भी हैं, मैं भी हैं, हमारे पास आप बिल्कुल आ सकते हो। Thank you so much, Raghav. I think it was very useful. I'm sure it is useful for the viewers, but it is very useful for me as well to know all new perspectives that you shared. आगे भी आपसे discussions रहेगी बेहतर, बिल्कुल बेहतर, बिल्कुल अच्छी बात है। आपके जो नए लोग आते हैं सितंबर में, हम उनके लिए ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं, उनको ये भी बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द कल्चरल नॉर्म्स हियर। बट बहुत ही अच्छा लगा मुझे जवाद, एंड बहुत ही अच्छे आपने सवाल पूछे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे व्यूवर्स को इससे अच्छी नॉलेज मिली होगी, एंड विल कीप ऑन डूइंग इट सेम। I'm sure it was very useful. Thank you so much everybody for watching. कोई questions हो मेरे लिए या राघव के लिए, you can ask in the comments and you can connect with Raghav directly on Instagram as well. I'll share the links on the in the description as well. Thank you so much for watching. Assalamu alaikum.